हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इन हाइपरटेंशन पार्ट वन, दैट इज व्हाट इज हाइपरटेंशन, फॉर्मूलाज, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। हमने पढ़ा था डायग्नोसिस पार्ट ए, पार्ट बी हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, दैट इज अबाउट पेरो रिसेप्टर्स। Now today we are going to study that is hypertension in part 2. We are going to study like treatment approach, non-pharmacological treatment and pharmacological treatment. So welcome you all in part 2. ऑलरेडी मैंने एक रील भी रखा था, एक शॉर्ट वीडियो भी रखा था दैट व्हाट वी स्टडीड इन पार्ट 1 एंड द हाइपरटेंशन इमरजेंसी अर्जेंसी के बारे में। आई होप यू हैव वॉच पार्ट 1 बिकॉज आपको पार्ट 1 वॉच करना बहुत एसेंशियल है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे सो पार्ट 2 भी जो है आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज पार्ट 1 में जो है दैट इज ऑल दिस थिंग्स, फिजिकल फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ की जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने दी है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज मैंने दी है, कॉजेस दिए हैं, देन दिस अबाउट मीन आर्टेरियल प्रेशर कॉन्सेप्ट, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हिस्ट्री के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, देन लैब टेस्ट, देन कॉम्प्लिकेशंस, then baroreceptors, and today we are going to study that is about treatment. So sorry for my voice because I'm suffering from something like cold, but no worries. Let's move on to non-pharmacological treatment of hypertension. So the first is that lifestyle modification to manage the hypertension. Patient को advise करना है कि कौन सी अपनी life की बदलाव वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज वेट रिडक्शन। अगर पेशेंट का वेट उसके बीएमआई से ज़्यादा है, उसके एज के हिसाब से ज़्यादा है, उसकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, तो यू हैव टू एडवाइस दैट पेशेंट दैट यू हैव टू अटेंड एंड मेंटेन द बीएमआई ऑफ लेस देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर। ये एमसीक्यू में भी काफ़ी बार आ सकता है, इन द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ये पूछ सकते हैं। देन डायट्री सॉल्ट रिडक्शन। पेशेंट को जो है कि जितना बल है उतना, जितना हो सके उतना सॉल्ट को कम इंटेक करना है। कितना कम इंटेक करना है? सिर्फ लेस देन 6 ग्राम NaCl पर डे। देन पेशेंट को डैश टाइप डाइटरी प्लान जो है वो अडेप्ट करना है। डैश टाइप इज लाइक नथिंग बट दिस इज गिवन द फुल फॉर्म डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। देन पेशेंट को जो है डाइट में ऐसा लेना है जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो, फिर सैचुरेटेड एंड टोटल फैट डाइट्स में उसका अमाउंट जो है वो कम हो। डाइट जो है पोटेशियम में रीच होना चाहिए, कैल्शियम में रीच होना चाहिए, मैग्नीशियम में रीच होना चाहिए। अगर पेशेंट ऑलरेडी अल्कोहलिक है सो यू हैव टू एडवाइस दैट पेशेंट दैट वो अल्कोहल का कंजप्शन को कम करे। कितना कम करे? सो मेल पेशेंट है सो यू हैव टू एडवाइस दैट पेशेंट दैट लेस देन 2 ड्रिंक्स पर डे, एंड फीमेल पेशेंट है सो लेस देन 1 ड्रिंक पर डे फॉर अ फीमेल पेशेंट। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें सो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स पर डे। एक आर्टिकल है जब मैंने पढ़ा था रिसेंटली, उसमें ये बताता है कि डायबिटिक या हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बट इफ दे वॉक अराउंड 30 मिनट्स पर डे और 1 आवर पर डे सो उनका जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाए बाय 50%। सो 50% जो है हार्ट डिजीज का, हार्ट के कोई भी फेलियर का या उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है इन हाइपरटेंशन पेशेंट एंड एज वेल एज इन डायबिटीज पेशेंट। Then we are going to move to pharmacological treatment, that is drugs used in hypertension. ये मैंने स्टैंडर्ड बुक KDTV से लिया है। सो यू कैन सी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। सी दिस सब्जेक्ट इज pharmacotherapeutics. This is not a pharmacology. In pharmacology, you will going to study that in detail classification. एंड डिटेल क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप वो भी देखोगे कि इंडिविजुअली इस सबकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दैट इज द वर्क ऑफ फार्माकोलॉजी। फॉर फार्माकोथेरापेटिक्स आई एक्सपेक्ट कि आप ऑलरेडी जो है ये सारी मैकेनिज्म जानते हो, क्योंकि आप वो फार्माकोलॉजी में पढ़ के आए। मेरा काम ये है कि ये सारे जो ड्रग्स हैं उनका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस में देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए, कौन से डोज में देना चाहिए, क्या काइनेटिक प्रॉपर्टीज है। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज को इग्नोर करूंगा, मैं आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट दूंगा कि ये चीज इसमें यूज हो सकती है, इसका ये मैकेनिज्म हो सकता है। इनफैक्ट मैंने आगे की स्लाइड्स में काफी ड्रग्स की, 2-3 ड्रग्स की मैकेनिज्म एक्शन भी डाली है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फॉर रियल लाइफ सिनेरियोज। हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं, एग्जिट एग्जाम के लिए, जीपैट के लिए, नाइपर के लिए,
बट इट्स ऑल अबाउट कि एग्जाम क्लियर करने के बाद रियल लाइफ सिनेरियोज में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे या आप जब उस मोमेंट को फेस करो, सो आपको भी वो चीज आनी चाहिए. सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So, talking about this classification, let's go to quick highlight that इस classification में क्या है. तो सबसे पहले diuretics. So you all know that how diuretics play a very very crucial role in heart disease and especially in hypertension. So diuretics जैसे कि hypertension में use होते हैं that are thiazide, hycilic and potassium sparing diuretics. उसके अलावा कौन से डायरेटिक्स होते हैं? सो उसके अलावा होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, बट दे आर नॉट वाइडली यूज इन हाइपरटेंशन. दैट्स व्हाई ये फ्लो चार्ट में ये जो है उसमें नहीं रखा हुआ. इन थायराइड डायरेटिक्स कौन से डायरेटिक्स जो है हाइपरटेंशन में यूज होते हैं? सो डायरेटिक्स सच एज हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड, थायराइड, क्लोरथालिडोन एंड इंडियापामाइड, ये जो है हाइपरटेंशन में ज्यादा यूज होते हैं. हाई सीलिंग डायरेटिक्स इज नथिंग बट अ लूप डायरेटिक्स. उसमें कौन से यूज होते हैं? फ्यूरोसेवाइड. एक और ड्रग आती है जिसका नाम है टॉर्सेवाइड. टॉर्सेवाइड इज ऑल्सो वाइडली यूज. इफ आई कैन राइट द नेम, सो इट्स लाइक टॉर्से, या इज टॉर्स. सो टॉर्सेवाइड जो है वो वाइडली यूज होती है. Ethacrylic acid is also we can say a loop diuretics that is also widely used. अगर मैं क्विक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं, सो थायराइड डायरेटिक्स जो है वो सोडियम और क्लोरीन चैनल को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है. दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन. हाई सिलिक डायरेटिक्स दे आर वाइडली यूज एंड इसका जो ब्रांड नेम है फ्यूरोसेवाइड का, दैट इज लेसिक्स, इंजेक्शन लेसिक्स. अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखोगे किसी हार्ट फेलियर पेशेंट में, हाइपरटेंशन के पेशेंट में या कोई इमरजेंसी पेशेंट में आया तो आपको ये जरूर दिखेगा लेसिक्स यूज होता है. लूप डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मोरली एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हैली, स्पेसिफिकली इन थिक एसेंडिंग लूप. सो उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन चैनल को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है. दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं कि विच डायरेटिक्स आर एक्टिंग एट वेयर. Then we have potassium sparing diuretics, that is spironolactone and eplerenone amiloride. You have to Google one thing. What is the active metabolite of spironolactone? It starts from this letter C. C लेटर से वो मेटाबोलाइट का नाम स्टार्ट होता है. See, you have to use the Google for very good purpose. So I am guiding you that how to use the Google. So you have to search this, the spironolactone का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा. ये आपको मेरे को सी पे से इसका नाम है और देन कमेंट सेक्शन में इस चीज को आपको मुझे बताना है, इसका आंसर मुझे बताना. सो यू हैव टू लेट मी नो दैट उसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है. एंड एज वेल एज पोटेशियल स्पेरिंग डायरेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये भी आपको मुझे बताना है इन कमेंट सेक्शन कि ये ट्रू है या ये है फॉल्स. So let me know in the comment section because I also want to test your knowledge that how well you are prepared for any kind of competitive exams. Then talking about RAS system inhibitors. So RAS system inhibitors where we have ACE inhibitors, that is angiotensin converting enzyme inhibitors. Then we have AT1 receptor inhibitors, that is angiotensin receptor 1 blockers. ARBs बोलते हैं उसको, specifically AT1 receptor blockers. Then we have direct renin inhibitor, that is aliskiren. Only one drug is there. Widely MCQs में ये क्वेश्चन आता है that direct renin inhibitor का क्या एग्जाम्पल है, ड्रग का क्या एग्जाम्पल है. So there is only one drug that is known as aliskiren. Now you can see that जिसके पीछे प्रील आया है, the prefix is I'm sorry, suffix is we can say pril, so they are ACE inhibitors. जिसके पीछे साटर है, we can say ARTN और we can say specifically TAN. So वो जो है AT1 receptor blockers आते हैं. Then we have sympathetic inhibitors. So sympathetic inhibitors में we have alpha blockers, we have beta blockers, we have central sympathiolytics, we have alpha plus beta adrenergic blockers.
सो ये दोनों जो है ब्लॉक करते हैं अल्फा प्लस बीटा, लबेटालोल एंड कार्वेडिलोल, widely used. In fact, we can say labetalol is used in hypertensive emergency. ये मैं आगे बताऊंगा आपको. Carvedilol is also having a other another indications as well. I have seen a very great indication in my hospital recently that carvedilol is also used in varices bleeding. Well, it's not our topic, so we are not going to discuss this. But yeah, varices bleeding. What is varices bleeding? You can able to search on internet and let me know in the comment section. Talking about beta adrenergic blockers, so propranolol, metoprolol, and atenolol. When बात करें अगर metoprolol की, so metoprolol is widely used in the we can say real life scenarios. Generally वो CNS acting होता है. Like अगर CNS का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस है, सो मेटाप्रोनोल इज वाइडली यूज. इवन प्रोप्रानोल भी काफी ज्यादा यूज होता है. प्रोप्रानोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. ये भी एमसीक्यूज में काफी बार आता है. इवन एटिनोलॉल इज वाइडली यूज एज वेल. अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, अतेराजोसिन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेंटोलामाइड एंड फिनॉक्सीबेंजामाइड. सो इनमें से एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है एंड एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय मी बिकॉज एज आई मेंशन कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, वो इतना डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं है. दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन फार्माकोलॉजी, बट यू शुड नो द बेसिक्स. सो फेंटोलामाइड एंड फिनॉक्सीबेंजामाइड में एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है एंड एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है. वो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, बट इफ यू नो, you have to let me know in the comment section. Talking about central symptolytics. So central symptolytics में है clonidine, central symptolytics में है methyl dopa. Clonidine widely used and methyl dopa widely used. Methyl dopa is a drug of choice specifically in hypertension in pregnant women. क्लोरिडीन वाइडली यूज तब होता है जब वेन देर इज अ स्ट्रोक पेशेंट. जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, पेशेंट कमिंग इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद मोर देन 200 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मोर देन 100 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वी जनरली गिव टैबलेट क्लोनिडीन ताकि जो उसका स्ट्रोक का जो भी ऊपर है सेरिब्रोवेस्कुलर प्रेशर जो भी बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट. एज आई मेंशन दैट ये चार्ट जो है आप डिटेल में पढ़ोगे, बट दैट विल बी इन वी कैन से इन फार्माकोलॉजी. लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड्स. सो यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड मैंने दिया है. एज यू कैन सी, मैं हमेशा एक अच्छे रेफरेंस बुक का यूज करता हूँ. रॉजर एंड वॉकर क्लिनिकल फार्मासिस्ट गाइड है ये. एंड यू कैन सी द ऑल क्लास जिसपे इंडिकेशन भी दिया हुआ है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी दिया हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट डायबिटिक्स, तो डायबिटिक्स को अपार्ट फ्रॉम हाइपरटेंशन किस में यूज होता है, या फिर हाइपरटेंशन विथ अदर कौन सी कंडीशन है. सो एलएलई पेशेंट्स में, आईएसएच पेशेंट्स में, हार्ट फेलियर पेशेंट में, एंड सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन गाउट. द रीजन बिहाइंड इज लाइक काफी सारे डायबिटिक्स जो है वो यूरिक एसिड को रीअब्सॉर्ब करवाते हैं. सो हाइपर यूरिसेमिया हो जाएगा एंड हाइपर यूरिसेमिया अल्टीमेटली लीड्स टू गाउट. Then we have beta blockers. So beta blockers indication in MI, BD, in also in angina. It is contraindicated in asthma. This is very common that beta blockers is not advisable for the patient who are suffering from asthma or COPD. Even for the heart block patient, even for the dyslipidemia, even for PVD patients. Calcium antagonist, that is dihydropyridine derivatives. सो डायहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव्स, कैल्शियम का एक सेपरेट एक स्लाइड आगे आएगा, उसमें सारे जो है डिटेल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, और कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, ये सब चीज दी हुई है. सो इट इज इंडिकेटेड इन एल्डरली आईएसएच पेशेंट, स्पेशली सफरिंग फ्रॉम angina or something like that. Other than that is calcium antagonist, rate limiting. These are also the drugs जो मैंने आगे हाईलाइट्स की हुई है. We are going to see that. Indication it is used for angina and MI patient. It is contraindicated in combination with beta blockers. So CCB plus beta blockers in the patients who are suffering from heart block, heart failure, these drugs are contraindicated. ACE inhibitors. ACE inhibitors is widely used and specifically in diabetic patients. So if the patient is suffering from diabetes plus hypertension, ACE inhibitors are very good drug of choice. The reason behind is like
ACE inhibitors have a nephroprotective effect. So if the patient is suffering from diabetes, so they are going to have a nephropathy, retinopathy in their late stage of life, maybe or may not be. So उसपे ACE inhibitor जो है they are nephroprotective agents, so they are widely used, but they are contraindicated in pregnancy, renovascular disease. This is very, we can say logical, because ACE inhibitors are generally like renin inhibitors, aldosterone बनेगा नहीं और वो सब होगा. So renovascular patients में already जो है वो it's not used, it's contraindicated, and even in the pregnancy. सो अगर एलवीडी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, इफ द पेशेंट इज लाइक, वो आया है और आपने उसका 2D इको किया, लाइक दिस इज 2D इको. So the patient is suffering from 2D any kind of heart disease, you suspecting any heart disease, you did 2D echo, so उससे पता चलेगा कि LVD है या नहीं. अगर LVD है, so you cannot advise that patient to go to ACE inhibitors. कर सकते हैं, they are indicated. So yeah, sorry, my bad, it's they are indicated that left ventricular dysfunction जो है, so ACE inhibitors are drug of choice. उसकी उस पर आप यूज कर सकते हैं, but they are contraindicated in pregnancy and renovascular disease. So yes, अगर हम समरी की बात करें, so diuretics contraindicated in gout, beta blockers widely contraindicated, very highly contraindicated in asthma, heart block, peripheral vascular disease. So बीटा ब्लॉकर्स जब भी आप यूज करें, सो बहुत कॉशन से यूज करना है, एंड बहुत ही सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके यूज करना है. कैल्शियम एंटागोनिस्ट रेट लिमिटिंग, इन कॉम्बिनेशन बीटा ब्लॉकर्स दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. एस इनहिबिटर्स की बात करें, सो दे आर यूज इन हार्ट फेलियर, लेफ्ट ventricular dysfunction patients and diabetic patients, but they are not used in pregnancy and renovascular disease. Then we have alpha blockers, that is prazosin and all derivatives. So benign prostatic hypertrophy, this is one of the again very condition जो आपको गूगल करना है. BPH इट्स वाइडली यूज, यहाँ पे वेसोप्रेसिन डेरिवेटिव्स भी बहुत यूज होते हैं. सो अल्फा ब्लॉकर जो है वहाँ पे यूज हो सकते हैं, बट अगर पोस्चरल हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है, सो दे आर अगेन वेरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ARBs, ARBs जो है दे आर अगेन वेरी वेरी सिमिलर टू, वी कैन से ACE inhibitors. उनका इंडिकेशन काफी ACE inhibitors से मिलता जुलता है. दे आर ऑल्सो यूज इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, LV डिसफंक्शन, एंड अगर ACE inhibitor काम नहीं कर रहा है, सो यू कैन गो विद ARBs. एज ACE inhibitors रीनोवास्कुलर एंड प्रेगनेंसी में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. सेंट्रली एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स लाइक प्रेगनेंसी में मिथाइल डोपा ही यूज होता है, क्लोरिडीन नहीं यूज कर सकते हैं. और अगर फर्स्ट लाइन थेरापी जो है काम नहीं कर रही है, सो यू कैन गो फॉर सेंट्रल एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स. डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स, सो रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन है और रिस्पॉन्सिव है, देन यू कैन गो ऑन टू डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स. Now this we have seen this both the therapies, that is in normal conditions. अगर इसके साथ हाइपरटेंशन के साथ अगर हमारे पास कोई और चीज़ भी है, सो कौन से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ड्रग्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन थ्रू दिस टेबल. दैट इज वाई टेबल में लिखा हुआ है कि दिस इज एज पर द ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी गाइडलाइंस. नाउ अगर पेशेंट जो है अर्जेंसी में आता है एंड एमरजेंसी में आता है, तो क्या करना चाहिए. सो अर्जेंसी जो है, एज आई मेंशन, कि अर्जेंसी जो है उसमें कोई टारगेट ऑर्गन जो है वो डैमेज नहीं हुआ होता है, दिस इज विदाउट. एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है दैट इज विथ, बिकॉज इसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज. सो आपको जो है क्विक एक्शन लेना पड़ता है. जब भी ईडी में पेशेंट आता है और वो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और हमको ऐसा सस्पेक्ट होता है कि भाई पेशेंट का कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज है, सो दैट वी कंसिडर एज अ इमरजेंसी. अर्जेंसी तब होगा जब जो है टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है. सो अर्जेंसी में जो है हमको न्यू थेरापी एडजस्ट करनी पड़ती है, न्यू थेरापी जो है वो ऐड ऑन करनी पड़ती है, या तो जो उसके एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस है उसका डोज बढ़ाना पड़ता है. सो उस पर हम क्या कर सकते हैं. सो उसमें जो है ओरल कैप्टोप्रिल जो है उसका डोज जो है 25 to 50 मिलीग्राम वो 1 से 2 घंटे में दे सकते हैं, इंटरवल में दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो
ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज लाइक कितने टाइम में वो अपना काम शुरू कर देता है, सो इज 15 to 30 मिनट्स। अगर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन रीबाउंड आफ्टर विड्रॉल ऑफ क्लोरिडीन, सो 0.2 मिलीग्राम इनिशियली देना है एंड फॉलोड बाय 0.2 मिलीग्राम अर्ली until the diastolic blood pressure falls below the 110 mmHg. So it's related to chlorine treatment. We also can give labetalol. Labetalol 200 to 400 मिलीग्राम देना है followed by additional doses every 2 to 3 hours. So urgency जो है वो इतना complicated conditions नहीं है because इसमें कोई organ damage नहीं। सो अगर करंट मेडिकेशन चल रही है तो उसका डोज बढ़ा दीजिए या फिर जो है कोई नई एड ऑन HTN की मेडिसिन वहां पे एड ऑन कर दीजिए। बट टॉकिंग अबाउट एमरजेंसी, सो एमरजेंसी में हमको इमीडिएट बीपी रिडक्शन करना है। कितना करना है, तो सबसे पहले तो 25% जो है हमको रिड्यूस करना है। जितना वो लाया है उससे 25% जो है हमको रिड्यूस करना है। कितना करना चाहिए, सो इट्स अप टू, अगर वो 200 लाए जबकि इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आता है एंड दे आर कंप्लेनिंग कि ब्लड प्रेशर जो है उसका इट्स लाइक मोर देन 200, मोर देन 180, 220, कभी कोई पेशेंट 220 लेके भी आ सकते हैं। सो we have to reduce first 25% within the minutes and hours. So it's our goal target is we need to reduce to 162 by 100 within the next 2 to 6 hours. Then we have to reduce as per the, we can say, जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाता है, जितना पेशेंट जो है रिस्पॉन्स कर पाता है। So what is the drug of choice? Sodium nitroprusside is the drug of choice in hypertensive emergencies. We can use labetalol. We can also use sodium nitroprusside. This you don't have to remember in very detail. Sodium nitroprusside के बारे में मैंने already एक we can say PPT आगे बनाया है उसका mechanism of action के बारे में. But you can read this as per your dose. कितने डोज पे डालना है। ना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो थायोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है या वो, और जो उसका मेटाबोलाइट है वो एक्यूमुलेट होके बहुत सारे टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। सो थायोसल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट के साथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को देना ज़रूरी है और उसके साथ आप दे सकते हैं टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट और वी कैन से टॉक्सिसिटी। या यहाँ पे लिखा हुआ है द रिस्क ऑफ थायोसाइनाइड टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज इन पेशेंट विद इम्पेयर किडनी फंक्शंस। सो अगर किडनी फंक्शन जो है आपको पहले ही मेजर कर लेना है, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग बिकॉज आप क्रिएटिनाइन जो है मेजर करोगे, किडनी पैरामीटर्स, रीनल पैरामीटर्स मेजर करोगे एंड देन यू विल गिव सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सो सोडियम थायोसल्फेट जो है आपको उसके साथ देना है टू मिनिमाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ थायोसाइनाइड। दिस इज अगेन द ड्रग यूज एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नाउ मैंने ये क्यों रखा है, so this was as per the Roger and Walker Clinical Pharmacist Guide and this was as per the British Hypertension Society guidelines. Now this is the I taken from USMLE Step 1 book. This I have taken from USMLE book. So both of this I have taken from USMLE book. You don't have to think that USMLE क्या है. It's like this is for doctor registration examination in USA, but we are going to focus on it. I found it interesting. I found it's knowledgeable. That's why I thought to keep it. It's nothing wrong that आप multiple books में से पढ़ो because काफी सारी जगह similarities ही होगी. Like थायराइड डायबिटिक्स की बात करें, so वो हार्ट फेलियर पेशेंट्स है, डायबिटीज पेशेंट है जिसके अगर हाई रिस्क है सीएडी का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का या फिर स्ट्रोक का, इनफैक्ट ओस्टियोपोरोसिस भी है अगर उस पेशेंट को, सो यू कैन यूज थायराइड डायबिटिक्स। सी हमने ये आगे नहीं देखा था। In this, we have not seen that osteoporosis patient में हम diuretics specifically thiazide diuretics use कर सकते हैं, but we have seen here. This is again ये जो है क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि thiazide diuretics दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं in osteoporosis patient. So we can able to give, but can we able to give thiazide diuretics in already a gout patient? So we cannot able to give because it is contraindicated. In fact, we cannot able to give in hyponatremia situation and pregnancy में भी ये contraindicated. ACE inhibitors. So ACE inhibitors, as I mentioned, we can say nephropathy जो होती है, diabetic nephropathy होती है. So they are nephroprotective agents, ACE inhibitors. So अगर patient को already diabetes है,
पेशेंट को ऑलरेडी कोई हार्ट फेलियर है या कोई भी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, सो वी कैन यूज दिस एस इनहिबिटर्स, बट contraindicated in pregnancy, contraindicated in angioedema, contraindicated in renovascular hypertension or any kind of, we can say, renal failure, whether it is, we can say, any kind of renal injury, we can say. So उसमें जो है ये contraindicated है. See again it is very similar to last table. ARBs हार्ट फेलियर डायबिटीज सीकेडी में यूज कर सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, एंड सिमिलर टू रीनावास्कुलर हाइपरटेंशन में हम नहीं यूज कर सकते. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें, सो रेनॉल्ड सिंड्रोम, एट्रियल टैकीअरिथमियाज. नाउ रेनॉल्ड सिंड्रोम इज अगेन, कौन सा ड्रग हम देंगे या कौन सा ड्रग रेनॉल्ड सिंड्रोम इंड्यूस करता है, दैट यू हैव टू लेट मी नो इन कमेंट section. Okay, this is again pharmacological part. Now contraindicated in heart block patient, sick sinus syndrome, congestive heart failure, that is CHF. Beta blockers. So beta blockers used in patient with stable angina, acute coronary syndrome, unstable angina, we can say high risk of coronary artery disease in tachy, or we can say fibrillation, and thyrotoxicosis, essential tremors, migraines, इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स जो यूज कर सकते हैं. सो माइग्रेन्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग के माइग्रेन पेशेंट्स में भी हम बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं. यस, वी कैन यूज प्रोप्रानोलोल एज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट इन माइग्रेन. सो हाइपरटेंशन था, बट वी स्टडीड दिस एज वेल. सो प्रोप्रानोलोल कैन बी प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन इन बीटा ब्लॉकर्स. इनफैक्ट मेटाप्रोलोल भी दे सकते हैं, बट वाइडली यूज दैट इज प्रोप्रानोलोल. किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सो एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल दैट एस्थमा सीओपीडी पेशेंट्स में हमको बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे रहे, इवन विद हार्ट ब्लॉकर्स एंड सिक साइनस सिंड्रोम. एक और भी था लाइक दिस वन, कॉम्बिनेशन विद बीटा ब्लॉकर. यस, कैल्शियम एंटागोनिस्ट. So I hope you understand this. See यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नोट में that in diabetes ACE inhibitors reduce the progression to nephropathy and neuropathy. So in fact neuropathy को भी वो reduce करते हैं. And all patients with stable CHF, that is congestive heart failure or diabetes, should take an ACE inhibitors if they can tolerate it even in the absence of hypertension. यानी irrespective पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या नहीं, उनको ACE inhibitors जो है लेने चाहिए. The thing is वो नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी का प्रोग्रेशन जो है उसको कम करते हैं. दे आर नेफ्रो एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, सो दे कैन टेक. नाउ एस इनहिबिटर्स, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है. डू एनीवन नो, मेरे बोलने से पहले कोई अपने मन से वो सोच रहा है वो क्या साइड इफेक्ट है? सो द साइड इफेक्ट इज ड्राई माउथ. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एस इनहिबिटर क्या करते हैं. सो इट कॉजेज ड्राई माउथ. दिस इज ड्यू टू द इम्पैर्ड ब्रैडीकाइनिन, वी कैन से मेटाबॉलिज्म. आगे देखेंगे. सो दिस इज दैट, मैंने ये पहले भी कहा था कि हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. आई एम सॉरी, या हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं सीसीबी का, बिकॉज सीसीबी जो है वो भी वाइडली यूज होते हैं. So we have two CCB broadly classified, that is dihydropyridine derivatives. We have non-dihydropyridines, non-DHPs and DHPs. So you can see ये HL शर्मा में से मैंने लिया है. So pharmacology का पार्ट भी यहाँ पे आपका कवर हो गया. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग क्लेविडिपिन, शॉर्ट एक्टिंग निफेडिपिन, निकार्डिपिन एंड निमोडिपिन. इंटरमीडिएट एक्टिंग, सो दिस आर द ड्रग्स. इसमें से मेन जो है वो क्लिनिडिपिन जो है वो वाइडली मैंने देखा है यूज होता है. अदर ड्रग्स आर ऑल्सो यूज इन डिफरेंट कंडीशंस, बट प्रैक्टिकली क्लिनिडिपिन इज वेरी यूज. लॉन्ग एक्टिंग में एम्लोडिपिन इज वेरी वेरी यूज. नॉन डीएचपी में वेरापामिल, डिल्टियाजिब एंड बेपेडिडिल. These are the long acting drugs. These are short acting and these are long acting drugs. So these are the broad classification of, you can say, CCBs. CCB वाइडली यूज होते हैं, स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन में बहुत यूज होते हैं. इनफैक्ट निफेडिपिन जो है वो बहुत वाइडली यूज होता है.
सो अगर ये शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है, सो कैन आई यूज इट इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी? सोचिए, अपने माइंड से सोचिए, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? Let's count out 5, 4, 3, 2, 1. Yes, we can able to use this clevidipine as it is ultra short acting, but बहुत cautiously use करना पड़ता है in hypertensive emergency and we can say hypertensive crisis की conditions में. मेनली ऑपरेशन के टाइम में, अगर सर्जरी के टाइम में अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं रहता है, बढ़ जाता है, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिट्स क्लेविडिपिन डेरिवेटिव्स. इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यही है सर्जरी के टाइम पे ही है, दैट इज मेंशन्ड इन एच एल शर्मा बुक और केडीटी बुक. यू कैन रिफर टू इट आफ्टर दिस लेक्चर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मैंने लिया है कैटजन से. सो ये साइट ऑफ एक्शन है सारे ड्रग्स की. सो अगर हम बात करें, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, वी कैन से यस वेसो मोटर सेंटर से. सो वेसो मोटर जो है ब्रेन में होता है. सो वहाँ पे कौन सी ड्रग्स लाइक मिथाइल डोपा, क्लोरिडिपिन, ग्यूनाबेंज, ग्वेनफेसिन, ये सारी जो है वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है, वेसो मोटर एक्टिंग ड्रग्स है. सिंपैथेटिक नर्व एनिमल्स में लाइक एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का जो है रिलीज कम कराने वाली ड्रग्स है, तो रिसरपाइन है, देन गुएथेनिन है, यूनाड्रेल है. बीटा रिसेप्टर्स ऑफ हार्ट. सो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट पे. कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? तो टोटल 3 बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3. सो हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बीटा 1. सो बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में होते हैं एंड उसमें जो है प्रोप्रानोलॉल एंड अदर बीटा ब्लॉकर्स जो है वो यूज होते हैं. Then we have vascular smooth muscle. So vascular smooth muscles में भी we have hydrolazine, minoxidil, nitroprusside diazoxide, verapamil and other calcium channel blockers use होते हैं. So यहाँ पे हमने मिनॉक्सिडिल नहीं देखा, डायजोक्साइड नहीं देखा, हाइड्रोलाजिन नहीं देखा, क्योंकि ये सब जो है वैसोडाइलेटर्स है एंड दे आर यूज. अगेन मैंने कैसे मेंशन किया कि ये सारा डिटेल क्लासिफिकेशन आप यू विल गोइंग टू सी इन फार्माकोलॉजी. दिस इज द फार्माकोथेरापेटिक पार्ट, सो आई एम गोइंग टू टीच यू द एप्लीकेशन ऑफ दैट मेडिसिन्स. Now, alpha receptors vessels, alpha receptors of vessels. So alpha receptors पे specifically alpha 1 receptors जो है वो होते हैं. अब alpha 1 receptors जो है GPCR पे काम करते हैं and they are of GQ type. What they do? तो they do vasoconstriction. But if we block alpha receptors blockers, so we can able to induce vasodilation. So Josephine derivatives जो है वो वाइडली यूज होते हैं. Then we have ARBs. So you all know that kidney tables with thiazide derivatives. This is again very important. Beta receptors. So beta receptors जो है apart from we can say heart, वो जो है किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं. सो किडनी में क्या काम करते हैं कि किडनी में रैनिन रिलीज फैसिलिटेट करते हैं. रैनिन जो है उसका रिलीज फैसिलिटेट करते हैं. बट इफ वी ब्लॉक दिस बाय प्रोप्रानोलॉल एंड अदर बीटा ब्लॉकर्स, सो है रैनिन रिलीज नहीं होगा. सो इफ रैनिन रिलीज नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा एंड एल्डोस्टेरॉन नहीं निकल के वी कैन से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसो डायलेशन होगा. आगे देखेंगे हम. सो ये एक ओवरव्यू है कि क्या क्या मैकेनिज्म से क्या क्या काम है होती है, अदर ड्रग्स क्या क्या काम करती है. सो दिस ऐसा मेंशन कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में मैंने आगे बात किया. वाइडली यूज इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस when the patient is having we can say emergency crisis, hypertension emergency crisis. So sodium nitroprusside क्या करता है? So nitric oxide. लास्ट लेक्चर अगर जिसने देखा है हाइपरटेंशन पार्ट 1 अच्छे से देखा है, दे नो दैट NO इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम L-arginine और वी कैन से ई नाइट्रेट सिंथेज में से ये एंजाइम फैसिलिटेट करके NO बनता है, एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है वो भी. सो सिट्रुलिन बनता है, सिट्रुलिन से एज अ बाय प्रोडक्ट NO बनता है. दिस इज वेसोडाइलेटर. सो व्हेन देयर इज अ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा एंड व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ नाइट्रो ऑक्साइड, तो जो ग्वाइनाइल साइक्लेस जो है वो कन्वर्ट करेगा GTP इंटू CGMP एंड दैट लीड्स टू वेसोडाइलेशन एंड देयर इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. एज आई मेंशन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है उसका मेटाबोलाइट थायोसाइनेट अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है. सो थायोसल्फेट उसके साथ
देना एडवाइजेबल है. सो द पेशेंट इज हैविंग दिस, सो वी एडवाइज द पेशेंट टू गिव दिस सोडियम थायोसल्फेट. दिस इज थायो थायोसल्फेट. देन डायबिटिक्स की बात करें हाइपरटेंशन में, सो इमीडिएट इफेक्ट की बात करें, सो Na प्लस वाटर का एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ा देगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन कम कर देगा, तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा. दैट लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. बट अगर डायबिटिक्स का जो है लॉन्ग टर्म यूज होता है 6 to 8 weeks का, तो बॉडी में से सोडियम बहुत कम हो जाएगा. इंट्रासेल्यूलर जो सोडियम है वेस्कुलर स्मूथ मसल में होता है वो भी कम हो जाएगा. दिस लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल. This leads to decrease in peripheral vascular resistance, or we can say peripheral vessel resistance. So there is a decrease in blood pressure. Now, as I mentioned, the cardiac output is inter PVR. Yeah, we can say TPR, total peripheral resistance. So अगर ये कम हुआ तो blood pressure कम होगा, PVR कम हुआ तो blood pressure कम होगा. So this is how both the drugs are works. Diuretics drugs and sodium nitroprusside. This is again we can say combinations of beta blockers with the diuretics. So these are the vasodilator drugs. Vasodilators जो है वो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं, आर्टेरियल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज इन विडाल सोडियम एक्सक्रीशन, सोडियम रिटेंशन कम होगा एंड ये सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म से चलती है. So this is why we can say different drugs works, specifically we can say beta blockers and diuretics. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन बिहाइंड दिस, लाइक इसमें एसिमीटर्स की बात की गई है, इसमें ARBs की बात की गई. सो नॉर्मल से हम समझते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है. सो नॉर्मल फिजियोलॉजी में एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो एंजियोटेंसिन 1 में आता है. ना एंजियोटेंसिनोजन जो है वो जो है कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन 1 में होता है. एज यू मेंशन दैट ये नोजन है, सो NOGEN इज लाइक इनएक्टिव फॉर्म एंड एंजियोटेंसिन 1 इज एक्टिव फॉर्म. देन इट इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरॉन को है वी कैन से सिक्रीट करता है और खुद भी डायरेक्ट एक्टिंग करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. दिस लीड्स टू, अगर एल्डोस्टेरॉन को वो सिक्रीट करता है सो सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है. सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, उसके वेसल्स पे होते हैं और एल्डोस्टेरॉन पे होते हैं. सो ये क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ये दोनों काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डायरेक्ट इफेक्ट भी और एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन का भी डायरेक्ट इफेक्ट. नाउ दिस इज अगेन काइनिनोजन होता है और वो ब्राइडिकाइनिन में कन्वर्ट होता है विद दिस एंजाइम. This leads to prostaglandin synthesis. This leads to vasodilation, and this leads to decreased peripheral vascular resistance and decrease in blood pressure. Now the main thing is कि जब angiotensin 1 angiotensin 2 में convert होता है, so the enzyme that mediates this, that is ACE, that is angiotensin converting enzyme, that is ACE. Now जब हम ACE को block कर देंगे, so angiotensin 2 जो है वो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज. देयर विल बी अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, राइट. सो या देन एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में अगर कन्वर्ट करना है, सो वी हैव रेनिन. नाउ रेनिन जो है विल बी इनहिबिटेड बाय एलिस्किरेन. सो यहाँ से ये कन्वर्जन नहीं होगा और यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. इनफैक्ट अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है वी कैन गिव ARBs, क्योंकि ये बनेगा तो सही लेकिन ये अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट ही नहीं करेगा, सो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी. नाउ एज आई मेंशन, ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि एस इनहिबिटर्स जो है वो ब्रैडिकाइनिन को अपने इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं होने देते. ओके, सो क्या होगा कि जब कन्वर्ट नहीं होने देते, सो देयर विल बी अ ड्राई माउथ. दिस इज ड्यू टू द ब्रैडिकाइनिन मेटाबॉलिज्म. नाउ ब्रैडिकाइनिन खुद एक्यूमुलेट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन भी होगा, PVR डिक्रीज होगा,
ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. सो एस इनहिबिटर्स वर्क्स बाय टू मैकेनिज्म. पहला तो कन्वर्जन एंजाइम को वो इनहिबिट करेगा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा. उसके साथ साथ ब्रेडिकाइनिन का भी वो सिंथेसिस बढ़ा देगा, उसको एक्यूमुलेशन होगा, जिस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ेगा, वेसोडाइलेशन, एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. दिस इज अगेन आपको सारे डोज जो है मेन याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस यू लर्न बाय प्रैक्टिस बिकॉज वंस यू गो इन रियल लाइफ सिचुएशन देन यू नो दैट कौन से डोज में अवेलेबल है, कौन से टाइम पे वो देना चाहिए, कौन से कंडीशंस में वो देना चाहिए, कितनी जल्दी वो काम करता है, कितनी जल्दी नहीं काम करता है. दैट इज अगेन वो आप रियल लाइफ में सीखते हो, वो प्रैक्टिस के साथ आता है. बट फॉर योर रेफरेंसेस मैंने ये डाला हुआ है हाफ लाइफ एंड we can say the viability, initial dose, maintenance dose, reduction of dose required in moderate renal insufficiency. अगर renal damage होता है तो we can say dose reduce करने की ज़रूरत है या नहीं. So I advise कि आप इसका screenshot ले सकते हो and then you can say go through it. आपको अच्छा लगेगा, आपको इससे पता भी चलेगा. अगर थियोरेटिकल एक वी कैन से नॉलेज होगा, थियोरेटिकल एक आइडिया होगा, सो इन रियल लाइफ definitely it will be very easy for you. So what about the women of reproductive age and pregnant women with hypertension? So अगर pregnancy है so labetalol, hydralazine and alpha methyl dopa ये drugs जो है वो safe है. Remember, so these are the three of drugs जो hypertension में आप दे सकते हो. If the patient is pregnant with hypertension, these three drugs are the drug of choice, specifically alpha methyl dopa. If there is a preeclampsia, so you can give magnesium sulfate, which is also lowers the blood pressure, and this is the first line of drug of choice. Now, as per the JNCA guidelines, कितना target होना चाहिए? So, general population if the age is greater than 60 years, so initial therapy कब start करनी है? तो if there is a more than 150 to 90 blood pressure, so goal होना चाहिए कि उसका 150 to 90 से कम रहे blood pressure जो है. Then general population less than 60, so 140 to 190 अगर उसका initiate करे थेरापी. अगर पेशेंट बार बार उसका 140 से 90 का अप है, लेस देन 60 ईयर्स की एज है, तो आपका गोल होना चाहिए कि इतना ब्लड प्रेशर उसका कम रहे. अगर पेशेंट की एज ग्रेटर देन 18 ईयर्स है और उसको या तो डायबिटीज मलाइटस है या तो क्रोनिक किडनी डिजीज है, सो थेरापी इनिशिएट कर देनी है बहुत जल्दी. गोल होना चाहिए कि 140 टू 90 के नीचे रहे उसका थेरापी, उसका जो ब्लड प्रेशर है, गोल जो है वो इतना इससे नीचे रहे. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कब कैसे एंटी हाइपरटेंसिव का ट्रीटमेंट करना है. दिस इज एज पर LICE 2017 गाइडलाइन. सो अगर पर्सन आया है उसका एज जो है 55 से कम है और उसका हाइपरटेंशन, और एक जो पर्सन है उसका 55 से ज्यादा एज है, या तो वो ब्लैक पर्सन है और उसका कोई भी या तो कोई भी एज का है, कैरिबियन से आया है, कोई भी एज का है विथ हाइपरटेंशन. तो स्टेप 1 आपको क्या करना है? अगर वो 55 के अंदर है और हाइपरटेंशन है तो आपको एस इनहिबिटर जो है इंड्यूस करना है, स्टार्ट करना है. या तो आप ARB ब्लॉकर्स भी यूज कर सकते हो. सो या तो एस करोगे या तो ARB करोगे. सी ये जो भी मैं बता रहा हूँ दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज थियोरेटिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है. सो आपको अपने आप से जो है इंड्यूस नहीं करना है, आपको अपने आप से प्रिस्क्राइब नहीं करना है. यू हैव टू कंसल्ट द फिजिशियन, यू हैव टू कंसल्ट द एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट ऑफ दिस. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज जस्ट फॉर योर वी कैन से अंडरस्टैंडिंग कि कैसे अप्रोच किया जाता है. एंड देन व्हेन यू गो फॉर अ प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी ये सब पता चलता जाएगा. अगर पर्सन की एज ज्यादा है, मोर देन 55, यू कैन गो फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन स्टेप 1, सो CCBs. देन स्टेप 2 ये भी पॉसिबल कि अगर जो है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, सो यू कैन गो फॉर एस इनहिबिटर्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन. अभी भी कंट्रोल नहीं रहता है, सो यू कैन गो फॉर एस प्लस CCB प्लस थायाजाइड. सो अभी भी कंट्रोल नहीं रहता है
सो इट इज कंसिडर्ड एज अ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो आपको ड्रग ट्रीटमेंट जो है मॉनिटर करते रहना है, साल भर उसको रिव्यू करते रहना है कि किस में डोज एडजस्ट करने की जरूरत है, किस में करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स जो है, यहाँ पे जो है अल्फा ब्लॉकर्स जो है वो इतना जल्दी यूज नहीं किया जाता है। सो यहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल रही होगी कि ACE inhibitors and ACE inhibitors, ARBs, CCB, and diuretics. These are widely used. We can say in real life and in all the hypertension patients. सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम क्विक रिव्यू की बात करें, एक लास्ट समरी की बात करें, सो यस, वी गोइंग थ्रू द ऑल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप क्या एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को। सो वेट रिडक्शन, सॉल्ट रिडक्शन, डैश टाइप डाइटरी प्लान, अल्कोहल कंजप्शन को कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी कर ले, ये उसका ट्रीटमेंट चार्ट है। अगेन जैसा कि मैंने बताया कि ये आप पढ़ोगे मेन इन फार्माकोलॉजी। मैंने इसमें पूरा आइडिया दिया है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया है कि रियल लाइफ में कौन सी ड्रग्स यूज भी होती है। इनफैक्ट मैंने अदर इंडिकेशन भी किसी ड्रग्स के बताए हैं। टॉकिंग अबाउट दिस लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल जो है वाइडली यूज होता है। लिसिनोप्रिल 10 मिलीग्राम जो है उसकी टैबलेट आती है, वो भी आप देखोगे। राबिप्रिल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेसिफिकली यूके कंट्री में राबिप्रिल जो है वो बहुत यूज़ होता है। और इसमें से ये जो एस इनहिबिटर्स है, काफ़ी सारी ड्रग्स जो है वो प्रो ड्रग्स है उसमें से। यू हैव टू सी दैट ड्रग, सो आपको बेटर आइडिया आएगा। टेलमी भी आप अपने खुद के घर में भी देखोगे, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो टेलमी जो है 20 मिलीग्राम और समथिंग लाइक दैट कॉम्बिनेशन में, या तो इंडिविजुअली, वो खुद भी बहुत यूज होती है। कैंडेसार्टन का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें वो माइग्रेन में भी यूज होती है, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। द वेर इज दिस, या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड इमरजेंसी। सो अर्जेंसी जो है विदाउट ऑर्गन डैमेज होता है, सो या तो एग्जिस्टिंग मेडिसिन में जो है आपको डोज बढ़ा देना है, या तो नई मेडिसिन को ऐड ऑन करना है। इमरजेंसी में द ड्रग ऑफ चॉइस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यू हैव टू रीड कि कौन से डोज में कितना डोज इन्फ्यूजन बढ़ा के आप करना है, या तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ आपको जरूर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रग क्लास इसमें कौन सा हम कर सकते हैं, अगर दूसरा कोई कंडीशन है तो अब किस में अवॉइड करना है। सो थायराइड thiazide are not used in gout patients. ACE inhibitors प्रेगनेंसी में यूज नहीं होता है। ARBs जो है वो भी प्रेगनेंसी में यूज नहीं होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी देख के सब एनालिसिस करके ही देना पड़ता है। इवन बीटा ब्लॉकर्स वेरी वाइडली के अस्थमा एंड COPD में नहीं यूज होता है। ये MCQ में बहुत आता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्लासिफिकेशन ऑफ CCBs, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने चेक किया कि एम्लोडिपिन वाइडली यूज होता है, निकार्डिपिन वाइडली यूज होता है, निफेडिपिन वाइडली यूज होता है, तो यू हैव टू सी दैट। दिस इज अगेन एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे एक्ट करती है। दिस इज अगेन फार्माकोलॉजिकल पार्ट, यू हैव टू स्टडी इन फार्माकोलॉजी। दिस इज अगेन डायबिटिक्स का ऑलरेडी मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट में क्या होता है वो बताया है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि LRGDD में से प्रोड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट सिंथेस। ENOS करके एक एंजाइम आता है, एंड देन नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें सब बाय प्रोडक्ट फॉर्म होके वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है। और भी मैंने वैसोडाइलेटर्स बताए थे, उसके एग्जाम्पल्स बताए थे। यू शुड वॉच दैट हाइपरटेंशन पार्ट 1। This is again very important. Dry mouth is caused by ACE inhibitors. ARBs के कुछ इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। वीकेंड में साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, स्पाइरोनोलेक्टोन, जैसा कि मैंने लास्ट में आई थिंक फर्स्ट में ही बताया था कि स्पाइरोनोलेक्टोन का एक C पे से एक्टिव मेटाबोलाइट है। यू हैव टू लेट मी नो द नेम ऑफ दैट इन कमेंट सेक्शन। दिस इज अगेन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कौन से ड्रग्स की कितने इनिशियल डोज में दे सकते हैं, मेंटेनेंस डोज कौन सा है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड read it in last, or you can download this book, that is medical pharmacology book. You can read that. This is again कौन से प्रेग्नेंट वुमन में कौन सी हाइपरटेंसिव एजेंट हम दे सकते हैं, तो लबेटालोल, हाइड्रोलाजीन एंड अल्फा मिथाइल ड्रग्स आर सेफ। स्पेसिफिकली अल्फा मिथाइल डोपा इज द सेफेस्ट वन।
And this is approach की कौन सा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं तो CCB, ACE and ARBs in fact at last thiazide diuretics are a drug of choice या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंसिडर कर सकते हैं इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. द वन मोर थिंग लाइक एक और ड्रग मैंने बताया था दैट इज दिस वन या मिनॉक्सिडिल. सो मिनॉक्सिडिल का एक और एप्लीकेशन भी है दैट यू हैव टू लेट मी नो. और अगर आप कहे तो मैं खुद ही बता देता हूँ. सो मिनॉक्सिडिल जो है आप देखोगे कि वो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट में यूज होती है. सो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एलोपेशिया यानी उसके हेयर लॉस हो जाते हैं फॉर सर्टेन काइंड ऑफ रीजंस. सो इन दैट आल्सो मिनॉक्सिडिल इज वाइडली यूज. अगर आपके घर में कोई हेयर प्रोडक्ट है सो चेक आउट या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो. मिनॉक्सिडिल जब इनिशियली फाइंड हुई थी सो दैट वाज फॉर एलोपेशिया बट आगे जाके उसका हाइपरटेंशन में इफेक्ट आया देन इट इज यूज फॉर हाइपरटेंसिव एजेंट्स. So if you have any kind of doubt, let me know in the comment section because जब भी मैं कोलोजी या फिर फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ाता हूँ मैं हमेशा डिटेल में जाना चाहता हूँ नॉट जस्ट अबाउट एग्जामिनेशन पर्पस बट रियल लाइफ में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है रियल लाइफ में भी कोई इसका आपको एप्लीकेशन करना है यू शुड नो कि क्या रियलिटी में होता है क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नहीं राइट. एग्जाम तो आप अभी से क्लियर कर लोगे बट आगे बहुत बड़ी लाइफ है एंड ये मेडिसिन का काम. सो फार्मेसी इज ऑल अबाउट द मेडिसिन एंड स्पेसिफिकली फार्माकोथेराप्यूटिक्स फार्माकोलॉजी इट्स ऑल अबाउट द मेडिसिन. सो यू शुड नो द दैट कौन सी मेडिसिन है कौन सी नहीं. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर जीपैट नाइपर एज वेल. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जो भी कंटेंट रखा है जो भी कवर किया है रिलेटेड टू सो मच. और ये मैं आप नेक्स्ट जो उसका वीडियो बनाऊंगा मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है वो MCQs पे होगा. वी विल सॉल्व सर्टेन एमसीक्यूज टॉप क्वालिटी के होंगे. अगर एमसीक्यू नहीं होगा मे बी पॉसिबल कि मैं एमसीक्यू ना करूँ सो वी विल गो टू शिफ्ट टू अनदर चैप्टर समथिंग लाइक आपके डी फार्म के सिलेबस के हिसाब से कौन सा है बट सिलेबस तो उस हिसाब से चलेगा बट द थिंग इज जो भी उसमें कंटेंट होगा दैट इज फॉर ऑल बी फार्म फैमिली and diploma in pharmacy and in fact it is for other medical healthcare professionals in fact for we can say doctors in fact for nurses and those who are in healthcare professionals जिसको भी learn करना है about this subject pharmacotherapeutics. So that's all from my side. I hope you enjoyed this lecture. If you have any kind of you can say doubts drop your comments. I am always ready to help you. Okay, thank you so much. We'll see you in the very next lecture very soon.